दोस्तों, अगर आप गेम ऑफ थ्रोन यूनिवर्स के फैन हो तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हो, क्योंकि मैं यहाँ पर गेम ऑफ थ्रोन की बुक को लाइन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ। और जिन भी दोस्तों को गेम ऑफ थ्रोन से रिलेटेड बुक को पढ़ना है तो वो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, मिस्ट्री नाइट का यह चैप्टर अब धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। और जिन भी दोस्तों ने इसके पिछले चैप्टर को नहीं देखा है तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो जाके उन वीडियो को देख ले, फिर इस वीडियो को आगे देखे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। उन हेज नाइट को मेहमानों की कतार में सबसे कम सम्मानजनक जगह पर बिठाया गया, जो कि मुख्य मंच की तुलना में दरवाजों के ज्यादा नजदीक था। व्हाइट वॉल का यह किला लगभग नया ही बनाया गया था और इसे महज 40 साल पहले बनाया गया था, जिसे मौजूदा लॉर्ड एम्ब्रोस बटरवेल के दादा ने बनवाया था। यहाँ आसपास के छोटे मोटे आम लोग इसे मिल्क हाउस के नाम से जानते थे, क्योंकि इस किले की दीवारें और टावर शानदार सफेद पत्थरों के बने हुए थे, जो कि वेल की घाटियों से खोदकर लाए गए थे। व्हाइट वॉल महल के अंदर के फर्श और खंबे दूध या सफेद संगमरमर के पत्थरों से बने हुए थे और उन पर सोने की महीन धारियां बनाई गई थी। तो वहीं पर छत की बीम को वेयरवुड पेड़ों के सफेद तनों से तराशी गई थी और डंक इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इन सब पर कितना खर्च आया होगा। हालांकि यह हॉल इतना भी बड़ा नहीं था जितने के डंक ने पहले देखे थे। डंक ने मन में सोचा कि कम से कम हमें छत के नीचे जगह तो मिली, और फिर वह सर मेनार्ड पलम और सर काइल के बीच में टेबल पर बैठ जाता है। उन तीनों बिन बुलाए मेहमानों का दावत में जल्द ही स्वागत हो गया। शादी में आने वाले मेहमानों की मेहमानबाजी के लिए मना करना अपशगुन माना जाता था। हालांकि युवा सर ग्लेंडन को ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा जब लॉर्ड बटरवेल के स्टीवर्ड को जोर से यह कहते हुए सुना कि फायरवॉल का कभी कोई बेटा नहीं था। तब सर ग्लेंडन ने गुस्से में जवाब दिया और सर मॉर्गन का नाम कई बार लिया और कहा कि उन्होंने ही मुझे नाइट बनाया था। लेकिन वह स्टीवर्ड अपनी बात पर अड़ा रहा और जब सर ग्लेंडन ने अपनी तलवार को बाहर निकालने की कोशिश की तो वहां पर 1 दर्जन सैनिक भाला लेकर आ गए और अगले ही पल ऐसे लगने लगा कि जैसे वहां पर खून खराबा हो सकता है। और तभी एक लंबे और सुनहरे बालों वाला नाइट आता है जिसका नाम किर्बी पिम था, और उसकी दखलंदाजी के बाद में वहां की स्थिति को संभाल लिया गया। डंक यह सुनने के लिए बहुत दूर था जब किर्बी पिम ने स्टीवर्ड के कंधों पर हाथ रखकर हंसते हुए उसके कानों में कुछ बुदबुदाया, और फिर स्टीवर्ड ने अपनी भौहें चढ़ाई और फिर उसने सर ग्लेंडन को कुछ ऐसा कहा जिससे उसका चेहरा गहरा लाल हो गया और ऐसे लग रहा था कि अब वह रोने वाला है या फिर वह किसी की जान ले लेगा। इतने हंगामे के बाद आखिरकार सर ग्लेंडन को किले के हॉल में आने की अनुमति मिल गई, लेकिन बेचारा एग वह इतना खुशकिस्मत नहीं था। जब डंक ने एग को अंदर लाने की कोशिश की तो एक छोटे स्टीवर्ड ने उसे घमंड में बताया कि यह हॉल लॉर्ड्स और नाइट्स के लिए, हमने स्क्वायर, अस्तबल कर्मियों और सैनिकों के लिए दूसरे हॉल में टेबल लगवाई है। तब डंक मन में सोचता है, अगर तुम्हें जरा सा भी अंदाजा होता कि वह कौन है तो तुम उसे मंच पर गद्देदार सिंहासन पर बैठा देते। डंक को वहां पर मौजूद दूसरे स्क्वायर का हुलिया कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था। कुछ तो एग की उम्र के लड़के थे, लेकिन ज्यादातर एग से काफी बड़े और अनुभवी योद्धा थे। उन्होंने बहुत पहले ही नाइट बनने के ख्वाब को छोड़कर किसी नाइट की सेवा करना का फैसला लिया था, या फिर उनके पास ऐसी कोई चॉइस नहीं थी। नाइटहुड के लिए केवल शिष्टाचार, बहादुरी और युद्ध कौशल काफी नहीं था, उसके लिए घोड़ा, तलवार और कवच भी चाहिए थे, और वो सब कुछ बहुत महंगा था। डंक ने एक को उस भीड़ में छोड़ने से पहले चेतावनी दी कि तुम अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखना, ये सब लोग तुम्हारी उम्र से बड़े हैं और यह तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर तुम शांति से बैठना, खाना खाना और उन सब की बातें सुना। हो सकता है कि शायद तुम्हें वहाँ पर कुछ नया सीखने को मिले। जहाँ तक डंक की बात थी तो वह इस बात से खुश हो गया कि वह तेज धूप से बचकर यहाँ पर आ गया और उसके सामने वाइन का प्याला है और पेट भरने का अच्छा मौका। एक हेज नाइट भी आधे घंटे तक खाने का हर निवाला चबाते चबाते थक जाता है। साधारण लोगों की जगह पर खाना शाही होने के बाद में भी सादा हो सकता है, लेकिन उसमें कोई कमी नहीं होगी। लेकिन डंक के लिए साधारण अतिथियों की जगह पर बैठना ही काफी था। लेकिन सर आर्लन अक्सर कहा करते थे, ऐसी शान और शौकत में एक गरीब आदमी के लिए गौरव की बात है तो वहीं पर एक रईस के लिए यह शर्म की बात होती है। सर ग्लेंडन
ग्लेंडन बॉल ने उस छोटे स्टीवर्ड को गुस्से में कहा था, यह मेरे लिए बैठने के लिए सही जगह नहीं हो सकती। सर ग्लेंडन ने दावत के लिए एक साफ डबलट पहना हुआ था, एक सुंदर पुराना कपड़ा जिसके कफ और कॉलर पर सोने की लेस लगी हुई थी और छाती पर हाउस बॉल का लाल और सफेद सीजल चिन्ह सिला हुआ था। और फिर सर ग्लेंडन आगे कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि मेरे पिता कौन थे? और फिर उस स्टीवर्ड ने कहा, मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक ग्रेट नाइट और शक्तिशाली लॉर्ड थे, लेकिन यहाँ पर आए हुए दूसरे लोगों के बारे में भी यही सच है सर। या तो आप अपनी जगह पर बैठ जाइए या फिर यहाँ से चले जाइए, मेरे लिए सभी एक समान है। और अंत में सर ग्लेंडन ने बाकी लोगों के साथ साधारण अतिथियों में अपनी जगह ले ली और उनका चेहरा नाराजगी से भरा और उदास लग रहा था। वह लंबा सफेद हॉल अब धीरे धीरे भरता जा रहा था क्योंकि वहां पर बहुत सारे नाइट आकर टेबल पर बैठने लगे और यह भीड़ डंक की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी और देखने में यह लग रहा था कि कुछ मेहमान बहुत दूर से आए हैं। एस्फोर्ड मीडो के बाद से डंक और एग ने इतने सारे लॉर्ड और नाइट एक साथ नहीं देखा था और यह अंदाजा लगाना मुश्किल था कि अभी और कौन कौन से लॉर्ड और नाइट आने वाले हैं। फिर डंक मन में सोचता है, हमें बाहरी झाड़ियों में रहना चाहिए था और अपना समय पेड़ों के नीचे सोते हुए बिताना चाहिए था, अगर मुझे किसी ने यहाँ पर पहचान लिया तो। और जब एक खाना परोसने वाले ने उन सबके सामने खाने के टेबल पर काली ब्रेड का एक लोफ रखा तो डंक ने इस ध्यान भटकाने वाली बात से राहत की सांस ली और फिर उस खाना परोसने वाले नौकर ने ब्रेड की लंबाई से काटकर बीच में से खोला और इस ब्रेड को ट्रेंच प्लेट के जैसा बना दिया और उसका ऊपर का हिस्सा खा लिया। यह ब्रेड लोफ बासी था, लेकिन डंक के बीफ के मुकाबले में यह कॉफी सॉफ्ट था और यह कस्टर्ड जैसा लग रहा था। कम से कम उसे चबाने लायक नरम बनाने के लिए बियर, दूध या पानी में भिगोने की जरूरत नहीं थी। जब लॉर्ड वेरवेल और उसका दल उस हॉल में से डंक की तरफ से ऊपर की ओर बैठे खास मेहमानों की तरफ बढ़ रहा था, तब सर मेनार्ड पलम कहते हैं, सर डंकन, ऐसा लग रहा है कि आप सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हो। ऊपर मंच पर बैठी वो लड़कियां अपनी नजरें आप पर से नहीं हटा पा रही हैं और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि उन्होंने आपके जितना बड़ा आदमी पहले कभी नहीं देखा होगा। इस टेबल पर बैठे होने के बाद में भी आप हॉल में से किसी भी व्यक्ति से आधा सिर ऊंचे लग रहे हो। और फिर डंक ने अपने कंधे सिकोड़ लिए और कहा, शायद उसे घूरने की आदत होगी, पर इसका मतलब यह नहीं है कि उसे यह पसंद था, उन्हें देखने दो। फिर सर मेनार्ड कहते हैं, मंच के नीचे वह ओल्ड ऑक्स बैठा है और लोग उसे बहुत विशाल आदमी कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि उसका पेट ही उसके शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है और उसके मुकाबले तो तुम एक असली जांट लगते हो। और तभी उनके बेंच पर बैठे एक आदमी ने कहा, बिल्कुल सही कहा सर। और वह आदमी गंभीर स्वभाव का था, जिसने भूरे और हरे रंग के कपड़े पहने और उसकी आंखें छोटी और तेज थी, उसके बाल भी छोटे छोटे थे। और उसने आगे कहा, इस तरह के मुकाबले में सिर्फ तुम्हारा बड़ा शरीर ही तुम्हें सबसे प्रबल दावेदारों में से एक बना देता है सर। और तभी उस बेंच पर बैठे हुए एक दूसरे आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि ब्रूटो ब्रेकन भी आ सकता है। तब भूरे और हरे रंग के कपड़े पहनने वाले नाइट ने कहा, मुझे नहीं लगता कि वो आएंगे, यह तो बस लॉर्ड की शादी के उपलक्ष्य में एक घुड़सवारी और भाले युद्ध का छोटा सा मुकाबला है। और मुझे लगता है कि ओथो ब्रेकन जैसे योद्धाओं के लिए यहाँ आना अपने समय की बर्बादी होगी। और फिर सर काइल ने वाइन की एक लंबी घूंट ली और फिर सर काइल कहते हैं, और मैं शर्त लगा सकता हूँ कि लॉर्ड बटरवेल भी मैदान में नहीं उतरेंगे और वो मंच पर छाया में बैठकर अपने नाइट का उत्साह बढ़ाएंगे। और तब सर ग्लेंडन बॉल कहते हैं, तब तो वह अपने योद्धाओं को हारते हुए देखेंगे और अंत में लॉर्ड बटरवेल अपना ड्रैगन का अंडा मुझे सौंप देंगे। तब सर काइल ने उस आदमी से कहा, ये है सर ग्लेंडन, ये क्विंटन फायरबॉल के बेटे हैं, क्या हमें आपका नाम जानने का सौभाग्य मिल सकता है सर? तब वह आदमी कहता है, मैं हूँ सर उथोर अंडरलिफ और मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का बेटा नहीं हूँ। अंडरलिफ ने काफी अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी सिलाई साधारण थी और उसके लबादे को घोंगे के आकार की बनी हुई एक चांदी की क्लिप से बांधा गया था। फिर सर उथौर कहते हैं, सर ग्लेंडन, अगर आपका भाला आपकी जुबान की तरह तेज है तो शायद आप इस बड़े कद काठी वाले आदमी को भी कड़ी टक्कर दे सकते हो। जब शराब परोसी जा रही थी, तब सर ग्लेंडन ने डंक की ओर देखा और कहा, अगर हमारा आमना सामना हुआ तो मैं उसे गिरा दूंगा और मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि वह कितना बड़ा है। डंक अपने प्याले में शराब भरते हुए देखता है और कहता है, मैं भाले के मुकाबले में तलवार चलाने में ज्यादा माहिर हूँ और बैटल एक्स चलाने में तो मैं और भी ज्यादा माहिर हूँ। क्या यहाँ पर कोई मेली युद्ध होगा?
डंक यह बात जानता था कि उसका कद और उसकी ताकत मेली युद्ध में उसके ज्यादा काम आएगी। अब सर काइल हैरान होकर कहते हैं, शादी के इस मुकाबले में मेली युद्ध, यह तो अनुचित होगा। सर मेनार्ड ने हंसते हुए कहा, शादी भी तो अपने आप में एक सामूहिक मुकाबला होती है और ये बात तो हर कोई शादीशुदा इंसान आपको बता देगा। और फिर वो सब लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। और फिर सर उथोर कहते हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ भाला युद्ध ही होगा और ड्रैगन के अंडे के अलावा लॉर्ड बटरवेल ने यह भी वादा किया है कि आखिरी मुकाबले में हारने वाले को 30 सोने के बने हुए ड्रैगन कॉइन मिलेंगे और उससे ठीक पहले राउंड में हारने वाले नाइट को 10-10 गोल्डन ड्रैगन कॉइन मिलेंगे। फिर डंक मन में सोचने लगता है, 10 ड्रैगन कॉइन यह कोई बुरा इनाम नहीं है। 10 ड्रैगन कॉइन में एक अच्छा सवारी घोड़ा खरीदा जा सकता है ताकि युद्ध के अलावा थंडर पर ना चढ़ना पड़े। 10 ड्रैगन कॉइन से एग के लिए कवच का पूरा सेट खरीदा जा सकता है और एल्म का पेड़ और टूटते हुए तारे का प्रतीक वाला एक शानदार तंबू भी खरीदा जा सकता है। 10 ड्रैगन कॉइन से रोस्टेड हंस, हैम और कबूतर की पाई जैसे लजीज पकवान भी खरीदे जा सकते हैं। सर उथोर कहते हैं, इतना ही नहीं, जीतने वालों को हारने वालों से फिरौती भी मिलेगी और मैंने यह भी सुना है कि कुछ लोग इन मुकाबलों में शर्तें भी लगाएंगे। लॉर्ड बटरवेल खुद तो जोखिम लेना पसंद नहीं करते, लेकिन उनके मेहमानों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी शर्तें लगाते हैं। सर उथोर के इतना बोलते ही वहाँ पर एक संगीतकारों की गैलरी से एक बिगुल की आवाज के साथ लॉर्ड एम्ब्रोस बटरवेल ने प्रवेश किया। डंक भी बाकी सभी लोगों के साथ एक ही झटके में खड़ा हो गया जब एम्ब्रोस बटरवेल अपनी नवी नवेली दुल्हन का हाथ थामे हुए मायरिस कालीन पर चलते हुए मंच की ओर बढ़ने लगा। लेडी बटरवेल अभी महज 15 साल की थी और अभी अभी उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। तो वहीं पर उसका पति एम्ब्रोस बटरवेल, जो कि एक 50 साल का लॉर्ड था और हाल ही में वह विधुर हुआ था और उसकी पत्नी मर गई थी। लेडी बटरवेल गुलाबी निखार से भरी हुई थी, तो वहीं पर एम्ब्रोस बटरवेल अपनी उम्र के कारण भूरे पड़ चुके थे। दुल्हन का क्लोक उसके पीछे जमीन पर धीरे धीरे घसीट रहा था, जो कि हरे, सफेद और पीले रंग के लहरदार डिजाइन से बना हुआ था। देखने में वह लवादा काफी गर्म और भारी लग रहा था। डंक को हैरानी हुई कि वह उसे पहनकर कैसे चल पा रही है। वहीं पर लॉर्ड बटरवेल भी भारी भरकम और थके हुए लग रहे थे और उसका चेहरा काफी मोटा लग रहा था। उसके सुनहरे बाल झड़ने के कगार पर थे। दुल्हन के पिता उनके ठीक पीछे अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। क्रॉसिंग के लॉर्ड फ्रे एक दुबले पतले व्यक्ति थे जो नीले और भूरे रंग के कपड़ों में बेहद शालीन लग रहे थे। लॉर्ड फ्रे का उत्तराधिकारी अभी महज 4 साल का बच्चा था और उसकी ठुड्डी लगभग नाक के बराबर थी और उसकी नाक लगातार बह रही थी। उसके बाद में लॉर्ड कोस्टन और लॉर्ड रिसले अपनी पत्नियों के साथ आए। लॉर्ड कोस्टन और लॉर्ड रिसले की पत्नी लॉर्ड बटरवेल की पहली पत्नी से जन्मी बेटियां थी और उनके पीछे लॉर्ड फ्रे की बाकी बेटियां अपने अपने पतियों के साथ आई थी। फिर लॉर्ड गोरमन पिग, लॉर्ड स्मॉलवुड और लॉर्ड सानी आए और उनके पीछे कई छोटे मोटे लॉर्ड्स और जमींदार सूरवीर आए। उनके पीछे डंक को जॉन द फिडलर और एलिन कोक्सा की झलक भी दिखी। लॉर्ड एलिन अभी से ही नशे में धुत लग रहे थे, हालांकि दावत अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जब तक वो सब लोग धीरे धीरे चलते हुए ऊंचे मंच तक पहुंचे, तब तक उस मंच पर भीड़ जमा हो चुकी थी जितनी के नीचे बने हुए मंच पर थी। लॉर्ड एम्ब्रोस बटरवेल और उसकी नई नवेली दुल्हन सुनहरी ओक की लकड़ी के बने सिंहासन पर बैठे और बाकी के सब लोग पास में रखी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। उस सिंहासन के पीछे 2 विशाल झंडे लटक रहे थे, जिसमें से एक पर हाउस फ्रे का सीजल चिन्ह बना हुआ था, तो वहीं दूसरे पर हाउस बटरवेल का सीजल चिन्ह बना हुआ था। टोस्ट यानी कि वाइन से भरे हुए प्याले को आपस में टकराकर बधाई देने की शुरुआत की जिम्मेदारी लॉर्ड फ्रे पर थी। लॉर्ड फ्रे ने इसकी शुरुआत बड़े ही शालीनता के साथ की और उन्होंने अपना वाइन से भरा हुआ प्याला ऊपर की ओर उठाया और कहा, राजा के नाम पर। और जैसे ही लॉर्ड फ्रे ने यह कहा तो पूरे हॉल में प्यालों के आपस में टकराने की आवाजें आने। सर ग्लेंडन ने अपनी वाइन का प्याला ऊपर की ओर उठाया, फिर डंक ने भी अपना प्याला उठाया और सर ग्लेंडन के साथ चीयर करने लगा और फिर सर उथोर और बाकी सब लोगों ने अपने अपने प्यालों से चीयर किया। फिर लॉर्ड फ्रे ने आगे कहा, लॉर्ड बटरवेल आज हमारे उद्धार मेजबान हैं। द फादर उन्हें लंबी उम्र बख्शे और उन्हें कई पुत्र प्रदान करे। और एक बार फिर से सभी लोगों ने वाइन का प्याला पिया और फिर लॉर्ड फ्रे आगे कहते हैं, लेडी बटरवेल हमारी नई नवेली दुल्हन और मेरी प्यारी बेटी, द मदर तुम्हें संतान का सुख दे। और फिर
फिर लेडी बटरवेल ने अपने पिता को एक हल्की सी मुस्कुराहट। फिर लॉर्ड फ्रे आगे कहते हैं, मुझे यह साल खत्म होने से पहले एक नाती चाहिए। जुड़वा बच्चे मिले तो और भी ज्यादा अच्छा होगा मेरी प्यारी बच्ची। आज की रात तुम बटर को अच्छे से मथना। लॉर्ड फ्रे के इन शब्दों ने हॉल में बैठे हुए मेहमानों की हंसी से भर दिया और फिर मेहमानों के बीच में एक बार फिर से जाम छलका। लॉर्ड फ्रे ने आगे कहा, अब राजा के हैंड ऑफ द किंग ब्रेंडन रिवर के नाम द क्राउन का दिया उसके ज्ञान के मार्ग को रोशन करे। और फिर लॉर्ड फ्रे ने अपना प्याला ऊपर किया और उसे पिया और उनके साथ में लॉर्ड और लेडी बटरवेल और मंच पर बैठे हुए बाकी सभी लोगों ने अपने अपने प्यालों में से वाइन पी। लेकिन साधारण अतिथियों की जगह पर बैठे सर ग्लिंडन ने अपना प्याला उल्ट दिया जिसमें से सारी वाइन नीचे फर्श पर बह गई। फिर सर मेनार्ड पलम ने धीरे से कहा, इतनी बढ़िया वाइन को बर्बाद कर दिया। तब सर ग्लिंडन कहते हैं, मैं किंग्सलेयर के नाम पर जाम नहीं पीता। लॉर्ड ब्लडरेवन अपने रिश्तेदारों का हत्यारा है, वह एक जादूगर और एक नाजायज औलाद भी है। और फिर सर उथोर ने सहजता के साथ इसमें सहमति जताई और उसने कहा, एक नाजायज संतान। लेकिन राजा एगोन द अनवर्दी ने मरते समय उसे लेजिटिमाइज घोषित कर दिया था। और फिर सर उथोर ने अपने वाइन के प्याले में से एक लंबी घूंट भरी। सर मेनार्ड और हॉल में बैठे बाकी लोगों ने भी ऐसा ही किया और इस जाम को पिया। लेकिन लगभग उतने ही लोगों ने सर ग्लिंडन बॉल की तरह अपने प्याले या तो नीचे रख दिए या उन्होंने उसे पलट दिए। डंक को अपने हाथ में पकड़ा हुआ प्याला अब भारी लगने लगा था और फिर उसे लॉर्ड ब्लडरेवन की एक पहेली याद आ गई कि लॉर्ड ब्लडरेवन की कितनी आंखें हैं, 1000 आंखें और एक के बाद एक। ये जाम उठाने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और उनमें से कुछ टोस्ट लॉर्ड फ्रे ने प्रस्तावित किए तो कुछ दूसरे लॉर्ड ने। उन्होंने युवा लॉर्ड टली के नाम पर जाम पिया जो कि लॉर्ड बटरवेल के स्वामी थे, लेकिन वो किसी कारणवश शादी में नहीं आ पाए थे। फिर उन्होंने हाई गार्डन के लॉर्ड लियो लॉन्गथॉर्न की सेहत के लिए जाम पिया जिनके बीमार होने की अफवाहें थी। और फिर उन्होंने अपने उन बहादुर साथियों को याद में जाम पिया जो अब इस दुनिया में नहीं थे। डंक ने उन्हें याद करते हुए अपने मन में सोचा, हाँ मैं खुशी खुशी उनके नाम पर यह जाम पीऊंगा। और फिर जॉन द फिडलर ने आखिरी जाम प्रस्तावित किया और उसने कहा, मेरे बहादुर भाइयों के नाम, और मुझे पता है कि आज की रात वो मुस्कुरा रहे होंगे। डंक का इतनी ज्यादा वाइन पीने का कोई इरादा नहीं था, खासकर तब जब उसे अगले दिन जोस्टिक में हिस्सा लेना था। लेकिन हर बार जाम उठाने के बाद उनके प्याले फिर से भर दिए जाते और डंक को अब प्यास महसूस हो रही थी। फिर डंक अपने मन में सोचता है कि सर आर्लेन हमेशा यह कहा करते थे, शराब का प्याला हो या एले का सींग, उसे कभी भी मना नहीं करना चाहिए। और क्या पता अगला जाम देखने में कितने साल बीत जाएं। और फिर डंक ने खुद को समझाया कि दुल्हा दुल्हन के लिए जाम ना उठाना एक अपमानजनक बात होती है और ऐसे अजनबियों के बीच में राजा के नाम पर और राजा के हैंड ऑफ द किंग के नाम पर जाम ना पीना और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों कैसे लगा यह वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं जल्दी इसके अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ।